वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है नंबर पैटर्न्स, यानी ऐसा पैटर्न्स जो कि नंबर में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं तो सपोज़ करें हमारे पास एक पैटर्न है, एक आपके पास है 2, इसी तरह इसके बाद जो नंबर है वो 5 है और इसके बाद जो नंबर है सपोज़ करें 8 है और इस तरह इसका आपके पास 11 है एंड सो ऑन। तो इस तरह ये आपके पास नंबर में आपके पास पैटर्न बन चुका है। और पैटर्न में क्या होता है, एक ख़ास रूल होता है। और इसमें क्या रूल है, या तो इसमें एडिशन हुआ होता है या उसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 + 3 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 + 3 क्या करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 8 + 3 क्या होगा, और 8 + 3 से आपके पास 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमने नेक्स्ट टर्म को मालूम करना हो तो हमने प्रीवियस टर्म के साथ 3 को ऐड करना होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। इस तरह एक और पैटर्न बनाते हैं। जिस तरह आपके पास है 5 है और ये आपके पास हो जाएगा 10 और इस तरह हो जाएगा 15 और इस तरह हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इस तरह ये भी आपके पास एक पैटर्न है जिसमें आप 5 ऐड कर सकते हैं या 5 का मल्टीपल है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। इस तरह भी हो सकता है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं। कोई और पैटर्न है आपके पास 5 और नेक्स्ट आपके पास है 15 और फिर आपके पास है 25 और एंड सो ऑन। तो अब देखिए कि इसमें क्या फ़र्क है। अब देखिए कि इसमें कौन सा रूल है, कि इस पैटर्न में कौन सा रूल है, यानी इस पैटर्न का क्या रूल है, ये पैटर्न जिस रूल पर बना है वो रूल क्या है। तो रूल हमने आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ अगर हम 10 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा और इसके साथ अगर 10 को हम प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगर हमें नेक्स्ट टर्म को मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, 25 के साथ 10 प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और अगर नेक्स्ट टर्म मालूम करना हो तो इस तरह आपके पास 45 आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है पैटर्न का रूल जो है हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपने देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो आपने इस तरीके से पैटर्न का रूल को जानना है। अगर आपके पास इस तरह का पैटर्न हो, जिस तरह के आपको बहुत नज़र आ रहा है कि 2 5 8 11, इसमें तो आप नेक्स्ट टर्म को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म को मालूम करें या नेक्स्ट 2 टर्म को मालूम करें या नेक्स्ट 3 टर्म को मालूम करें। मगर आपके साथ इस तरह हो और आपसे कहे कि 25 वाला टर्म को मालूम करें या 26 वाला टर्म को मालूम करें, यानी वो टर्म जो कि काफ़ी दूर हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास बुक में जो तरीका है, तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों के लिए है। तो आपने जो तरीका इस्तेमाल करना है, आपने एक फार्मूला याद करना होगा। वो फार्मूला क्या है कि AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए एक फार्मूला है जो कि क्या करता है, आपके पास जो AN टर्म होगा वो आपको मालूम करके देगा। AN टर्म का मतलब है 25 टर्म, 26 टर्म, 27 टर्म। अब इसमें A1 क्या है, A1 का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपके पास जो पैटर्न है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। N से मुराद है नंबर ऑफ टर्न और D से मुराद है डिफरेंस, कि हर नंबर के दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, ये A1 आपके पास क्या है, 2 है। और N क्या है, N आपके पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, वो आपके पास 4 है। सपोज़ करें चाहिए इस पैटर्न का 25 टर्म चाहिए, हमें AN चाहिए, यानी हमें A25 चाहिए। अगर हमें A25 वाला टर्म चाहिए, A से मुराद है टर्म और N से मुराद है कौन सा टर्म, ये पोजीशन को शो करता है। 25 टर्म है चाहिए। ठीक है, A1 से मुराद है फर्स्ट टर्म, A1 से मुराद है फर्स्ट टर्म यानी इनिशियल टर्म, यानी ये जो पैटर्न है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। N से मुराद है नंबर, ठीक है, कि कौन सा नंबर, यानी आपके पास 25 है तो यहाँ पर N से मुराद होगा 25 हो जाएगा। और D से मुराद होगा कि इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है, टर्म और टर्म के दरमियान में जो डिफरेंस है वो किस तरह है। एक टर्म और दूसरे टर्म के दरमियान में जो फासला है, जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है 2 5 8 11, इसमें आप देखें कि आपके पास जो A1 है वो क्या है, वो 2 है। तो हमने यहाँ पर लिखना है 2 प्लस लिखना है। ठीक है, और फार्मूले में आपके पास है N-1, जबकि N आपके पास क्या है, 25 है। तो 25 से आप 1 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 24 हो जाएगा। और D को मालूम करने के लिए डिफरेंस है, तो टर्म और टर्म के दरमियान में डिफरेंस क्या है, तो 2 से लेकर 5 3 डिस्टेंस और 5 से लेकर 3
ये और 5 से लेकर 8 तक भी आपके पास 3 जो है डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि 2 और 25 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 72 आ जाएगा, और 72 के साथ 2 प्लस करें तो आपके साथ आ जाएगा 74 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना आसान है, सिंपल। आपने इस फार्मूले को याद रखना है और इस पर समझना है कि इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। तो इसमें मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपके पास जो ए होता है, ए से मुराद होता है टर्म। कौन सा टर्म? यहाँ पर उसकी पोजीशन शो करने के लिए हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, ये बराबर होगा A1 प्लस n-1 इंटू डी। इस एग्जाम्पल को इस फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ले कि आपके पास जो 25 टर्म है वो मांगा गया है, तो हमें 25 टर्म को मालूम करना है। तो हम लिखेंगे an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आपके पास 25 टर्म तो हमने मालूम करना है, A25 मालूम करना है, इज इक्वल टू A1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 7 है, प्लस n-1 जो है वो हो जाएगा 14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी आपने अगर 25 टर्म मांगा गया है तो यहाँ पर 25 - 1 होगा तो 24 हो जाएगा। 1 आपके पास 1 जो है वो कम हो जाएगा। और डिफरेंस जो है बिटवीन दीज टू टर्म्स वो क्या है, वो 7, 14, 21। तो 7 का डिफरेंस जो है वो जा रहा है। तो इस तरह 7 का डिफरेंस है जो हर टर्म के दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ पर डिफरेंस हम लिखेंगे 7 लिख लेंगे। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा 7। तो इससे आपके साथ आ जाएगा 170 आ जाएगा, और इन दोनों को आप प्लस करें तो आ जाएगा 177 आ जाएगा। 6.1 में है कि आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टर्म। एक तो आपने रूल को जाना है कि इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है, एडिशन का रूल है या सब्ट्रैक्शन का रूल है, और इसी के साथ साथ आपने नेक्स्ट टर्म को भी मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 4, 9, 14, 19। तो 4 से लेकर 9 तक जो डिस्टेंस है वो 5 है, और 9 से लेकर 14 तक 5 है। तो ये आपके पास यहाँ पर एडिशन ऑफ 5 जो हुआ है, यानी आपके पास एडिशन का काम है। और किस चीज़ का एडिशन? एडिशन ऑफ 5 यूज़ हुआ है। इस तरह आपने नेक्स्ट टर्म को मालूम करना है। तो 90 के साथ आप 5 प्लस करें तो 24 आ जाएगा, 24 के साथ आप 5 प्लस करें तो 29 आ जाएगा, और 29 के साथ आप 5 प्लस करें तो आपके साथ हो जाएगा 34 आ जाएगा। टर्म टू टर्म्स रूल्स को आप पहचान सकते हैं और नेक्स्ट टर्म को भी आप मालूम कर सकते हैं। नंबर है 8, 16, 32 और 64। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है। 8 के साथ हम 8 प्लस करें तो 16 आ जाएगा, लेकिन फिर हम 16 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब कि एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस जो है रफ्ता रफ्ता जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर सीक्वेंस जो है टर्म टू टर्म जो है वो ज़्यादा हो, जिस तरह 8 है, 8 से 16 ज़्यादा हुआ है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो या तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा या एडिशन के काम होगा। तो यहाँ पर जो है एडिशन का काम तो नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का काम है। तो किस तरह मल्टीप्लिकेशन का काम है, हम चेक करेंगे कि 8 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो 8 2 आपके पास हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, और फिर 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हाँ सीक्वेंस जो है ठीक जा रहा है। इस तरह इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 आ जाएगा, हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इस्तेमाल हुआ है या मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो टर्म टू टर्म रूल है वो मल्टीप्लिकेशन का है। इसी तरह अगर हमने नेक्स्ट टर्म को मालूम करना हो तो हम नेक्स्ट टर्म को किस तरह मालूम करेंगे कि 64 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 128 आ जाएगा, और फिर 128 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256 आ जाएगा, और 256 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास हो जाएगा 12, 1 कैरी, और 10, 11, 1 कैरी, और आपके पास हो जाएगा 512। तो नेक्स्ट टर्म जो आपके पास हो जाएगा वो 512 हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है टर्म टू टर्म रूल्स को पहचान सकते हैं और नेक्स्ट टर्म को भी आप मालूम कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजबरा। अलजबरा आपके पास मैथमेटिक्स का मेन ब्रांच है, जिसमें हम नाउन और अननाउन वैल्यूज़ को बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और किसी अननाउन वैल्यू को मालूम करते हैं। अलजबरा में वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज़ होते हैं, और वो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है आपस में बाइनरी ऑपरेशन के जरिए कनेक्ट होते हैं। उसके मैं एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x + 3 के पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ कि 2x + 3 और यहाँ पर लिखो इक्वल टू 5, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसमें इक्वेशन भी है तो ये आपके पास हो जाएगा अलजब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ये सिर्फ आपके पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजब्रा में एक्सप्रेशन है, और इसी तरह ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अलजब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2x - 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर एक टर्म को समझे
ये जो x आपके पास है, यहाँ पर x जो है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो 2 आपके पास है ये इस x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो उम्मीद है आप इसको पहचानते हैं कि इसको कोफिशिएंट कहते हैं। और वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, यानी आपके पास कोई अल्फ़ाबेट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5x पावर 3 + 2, ठीक है। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास जो है कोफिशिएंट है, 5 जो है वो कोफिशिएंट है, वेरिएबल आपके पास क्या है, x है। जबकि यहाँ पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है इसको हम पावर कहते हैं, इसको हम पावर कहते हैं, और कभी कभार इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो एक्सपोनेंट और पावर जो है तकरीबन एक ही चीज़ है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट है। और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री को डिस्कस करने वाले हैं कि डिग्री क्या होती है। तो सपोज करें आपके पास है 2x पावर 3 - 5, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा और वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास जो डिग्री है वो 3 है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 5y पावर 5 + 2x3 + 5। अब यहाँ पर देखें जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल का सबसे जो बड़ा पावर है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, वो 5 है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह हो 3xy, ठीक है, सपोज कर यहाँ पर आपके पास पावर 4 है इसका और इसका पावर 3 है, प्लस 3x पावर 5y + 2। तो यहाँ पर आप चेक करें कि मैंने कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर आपके पास एक टर्म में जो है वो आपके पास 2 वेरिएबल है। तो ऐसा केस जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल हो तो उन दोनों का पावर आपने ऐड करना है। इसका पावर 4 है, इसका 7 है, तो इसका 7 बन जाएगा, और इसका 5 है और इसका 1 है, तो 5 और 1 से आपके पास 6 आ जाएगा, 6 से। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स भी होते हैं। आपके पास है लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन, और दूसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और एक आपके पास हो सकता है क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, सपोज करें मैं लिखता हूँ x + y - 5, बस लीनियर एक्सप्रेशन की एक मिसाल है। तो इसमें आपके पास क्या ख़ास बात है कि इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है, या इसको जब हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं डिग्री कहते हैं, कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये के पास लीनियर होगा। अगर पावर 2 + y + 5, अब इसकी जो डिग्री है वो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है। तो जब डिग्री 2 हो जाएगी तो इसको हम फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास डिग्री 3 हो जाए, x पावर 3 + y², ठीक है, +2, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप अलजब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंपोनेंट जैसे बेस, वेरिएबल, पावर, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट को आप पहचान चुके होंगे। एक्सरसाइज 6.2 में यही कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। अंडरलाइन द वेरिएबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेरिएबल है ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल होगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके पास अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होगा तो आपके पास वेरिएबल होगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम के तमाम जो क्या है, ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको आपने नोट करना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन के फॉर्म में है तो आपके पास अलजेब्रा तो है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म में है तो इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ लेटर इंस्टेड ऑफ सिंबल्स इन ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपने, अगर आपके पास कोई सिंबल है तो इस सिंबल को आप हटाकर इसकी जगह आप अपनी मर्जी का कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कोई वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 माइनस यहाँ पर सेम जो है रिमूव हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा है डेल्टा +5 तो हम इसकी जगह y लिख लेंगे अपनी मर्जी का। 4 यहाँ पर है प्लस से और जगह छोड़ी है तो हम यहाँ पर a लिख लेंगे, ठीक है। कि 4 + a = 6, यहाँ पर हम लिख लेंगे, सपोज करें हम लिख लेंगे d लिख लेंगे। 3 + डेल्टा है तो हम डेल्टा को हटाकर यहाँ पर b लिख लेंगे, लिखते हैं। तो इस तरह आ जाएगा 9 + x = 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई वेरिएबल जब आप इसमें डालेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक आपके पास एग्जांपल है कि 5x³ - 6, जिसमें हर टर्म को हाईलाइट किया है। कोफिशिएंट क्या है, 5 कोफिशिएंट है, वेरिएबल क्या है वो आपके पास x है,
ऑपरेटर क्या है, यानी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन को हम ऑपरेटर भी कहते हैं कि किसके ज़रिए दो टर्म आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ये प्लस के ज़रिए माइनस के ज़रिए। तो ये आपके पास ऑपरेटर क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वो 6 है। उम्मीद है आप इस कंपोनेंट को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लाइक और अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक टर्म को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूम ना हो तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 2x + 3y, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो x है, ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है या बेस है वो क्या है, x है। इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है। और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और इसका बेस पावर क्या है, 1 है। पावर दोनों का एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का जो बेस है या वेरिएबल है डिफरेंट है। आपके पास अनलाइक या के पास अनलाइक क्या है, या के पास अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म किस तरह होगा, जब आपके पास बेस भी एक जैसा होगा और पावर या एक्सपोनेंट या उसका इंडेक्स एक जैसा होगा। इसका तीसरा नाम है वो इंडेक्स है, ठीक है। यानी पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स जो है वो तीनों जो है एक चीज़ होती है। तो आप अगर आप इस y को भी x कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा 3x। यानी आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, बेस और उसका पावर अगर एक जैसा होगा तो उसको हम लाइक टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर 2x और 3x आपके पास लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म होते हैं, सपोज कर आप कहते हैं कि 2x 2 और x से मुराद आप पेंसिल लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पेंसिल और हो जाएगा 3 पेंसिल। तो 2 पेंसिल और 3 पेंसिल को हम ऐड कर सकते हैं, जिसे आ जाएगा 5 पेंसिल आ जाएंगे। अगर ये आपके पास 2 पेंसिल हो और इसका बेस यानी वेरिएबल आपके पास चेंज हो, और ये 2 पेंसिल हो और वो 3 बुक्स हो, तो 2 बुक्स और 3 पेंसिल को हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में है, राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने टर्म्स को लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, जहाँ पर प्लस और माइनस आ जाता है वहाँ पर टर्म जो है वो चेंज हो जाता है। यानी आपके पास ये 2 4, यानी आपके पास जो 4 है ये अलग टर्म है और 5 भी जो है अलग टर्म है। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास 2 टर्म है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर आपके पास 4 टर्म है, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म है। इस तरह यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म है, 6x - y और 7 आपके पास 3 टर्म है। इस तरह a b c आपके पास एक टर्म है और -d जो है वो दूसरा टर्म है। तो इस तरह आप तो जहाँ पर प्लस और माइनस आ जाता है वहाँ पर आप टर्म को चेंज करेंगे। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन ईच अदर। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। अब आपके पास टर्म्स गिवन है और आपने अपनी मर्जी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। a, ठीक है, और -2 भी है तो हम इसको ऐड करेंगे, इस तरह -2 भी कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर हम इसको दोबारा इसके टर्म अलग करें तो ये हो जाएगा 3a अलग और -2b जो है वो अलग हो जाएगा। तो टर्म से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप दोबारा टर्म भी बना सकते हैं। इसी तरह इसमें जो ई नंबर है इसको करते हैं 6abc - 2cd और 2d। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6abc को लिख लेंगे, 6abc फिर -2bc कामा है और ये जो 2de है इसके साथ अपना प्लस है 2de। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, इन टर्म से बन जाएगा। हमारे पास टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कीमत निकालना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कीमत आप किस तरह निकालेंगे, जब आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो उन तमाम वेरिएबल को आपको वैल्यू दी जाए कि इसकी वैल्यू ये है और आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कीमत मालूम करें। सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज़, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि पुट करें या इस्तेमाल करें द गिवन वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल्स टू इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। हर एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए आप वैल्यूज़ को पुट करें और एक्सप्रेशन को मालूम करें। 3y + 2y व्हेन y = 5। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं डायरेक्ट 5y लगा सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म है, ये ऐड भी हो सकता है। वैल्यू को पुट करें फिर ऐड करें, या पहले आप इसको ऐड करें तो 3y और 2y से आपके पास आ जाएगा 5y। तो आपके पास हो जाएगा 5y। अब 5y में आप y की वैल्यू इस्तेमाल करें तो 5 और ये जो y है ये आपके पास 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर डालेंगे 5। तो 5 सर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है
2a माइनस 2b प्लस c। अब इसकी वैल्यू को मालूम करते हैं तो 2 अपनी जगह पर और a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी जाएगी, तो a की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 है हम लिख लेंगे। फिर बीच में माइनस है, 2 है, और b की वैल्यू हम फिर पुट करेंगे क्वेश्चन से, -2 है, प्लस c है, और c की वैल्यू क्या है वो 4 है। तो 2 3 इधर के पास 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, बीच में प्लस और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आप सबको ऐड कर आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस आपके पास काम आसान है, आप इस तरह वैल्यू को पुट करना। हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बता दिया है कि आप किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जमा कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज करें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल आपके पास है कि 2x प्लस 3y, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है 5x प्लस 9y है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये आपके पास हो जाएगा सेम टू सेम 2x प्लस 3y, क्योंकि बाहर इसके बाहर जो वैल्यू है, क्योंकि इसके बाहर जो साइन है वो प्लस है। इस तरह ये जो साइन है ये भी प्लस है, तो हम लगा लेंगे, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम यही उतार लेंगे। तो 5x और प्लस 9y आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने लाइक टर्म को ऐड करना है। तो इसका लाइक टर्म ये है, इसका दोस्त ये है, और इसका जो दोस्त है वो ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में लाइक टर्म है। तो 2x और 5x से आपके पास आ जाएगा 7x, और 3y और 9y से आपके पास आ जाएगा 12y। तो देखें 7x प्लस 12y ये आगे मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अनलाइक टर्म है। जब अनलाइक टर्म होगा तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद ऐड नहीं कर सकते, इससे एक टर्म नहीं बना सकते, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बता दिया था कि ये x पेंसिल है और y जो है सपोज करें बुक है, तो आपके पास 7 पेंसिल हो और 12 बुक्स हो, तो आप कहेंगे कि मेरे पास 7 पेंसिल और 12 बुक्स है। इस तरह नहीं कह सकते कि मेरे पास जो है वो कि मेरे पास 19 पेंसिल है या 19 बुक्स है। इनको आप अलग अलग पढ़ेंगे, 7 पेंसिल और 12 बुक्स है। तो इस तरह ये भी आपके पास मज़ीद ऐड नहीं हो सकता, ये एक टर्म नहीं बन सकता। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन जो हो सब्ट्रैक्शन का हो, उस करें मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसको जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक आपके पास है 3x² प्लस y², ठीक है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिससे हमने कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करना है। सपोज करिए आपके पास है 2x² और प्लस y², ये भी है, ठीक है। इससे हमने ये वाला सब माइनस करना है, तो हमने लगाना है जो माइनस होगा या जिसको हमने माइनस करना है उसके साथ हमने उससे पहले हमने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3x² है, तो अब आ जाएगा 3x² प्लस y² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस माइनस की वजह से इस सेकंड ब्रैकेट का सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x², और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -y² हो जाएगा। अब आपने लाइक टर्म को देखना है, तो इसका जो लाइक टर्म है वो ये है और इसका जो लाइक टर्म है वो ये है। तो 3x² -2x² से आपके पास आ जाएगा 1x² प्लस y² और -y² से जो है वो आपके पास 0y² हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के पास जो आंसर हो जाएगा वो 3x² -2x² आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा ओनली x² आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल आप लिख सकते हैं कि आपके पास x² इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, जिसको आपने ऐड करना है हॉरिजॉन्टल तरीके से या वर्टिकल तरीके से। यहाँ पर मैंने जो आपको तरीका सिखा दिया है ये हॉरिजॉन्टल तरीका था, तो इस तरीके को आप इस्तेमाल करें और अपना आंसर निकालें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन का काम है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक टर्म्स हॉरिजॉन्टली, यानी आपने इसको हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करना है, इसको आप वर्टिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने जो तरीका सीख लिया है वो हॉरिजॉन्टली था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -5ab इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्राम 3b। यहाँ पर पॉइंट की बात है कि फ्राम जब भी आएगा तो आपने लिखना है जो फ्राम के बाद जो टर्म होगा, ये जो सेकंड टर्म होगा वो पहले लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। फर्स्ट टर्म होगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने लिखना है फर्स्ट टर्म को बाद में लिखना है। इस तरह आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3ab
इंटू माइनस ए बी। तो यहाँ पर हम 3ab को उतार देंगे, 3ab हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर माइनस है और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो हम लगा लेंगे प्लस ए बी हो जाएगा इस तरह। ठीक है, चूँकि ए बी और ए बी लाइक टर्म है, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो 3ab और 1ab, यहाँ पर आपके पास 1 मौजूद है, यहाँ पर 3ab और 1ab से आ जाएगा 4ab आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन अलजेब्रा ए फिक्स आर अनचेंज वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो और अनचेंज हो, मतलब ये कांस्टेंट होती है, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और जो टर्म चेंज होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कभी क्वेश्चन में आपके पास 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 8 होता है। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड या वेरिएबल आपके पास होते हैं, से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज डैश आर डिफरेंट विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट, साइन, वेरिएबल, कोफिशिएंट। अनलाइक टर्म कौन से होते हैं, इसके आप पता है कि आपके पास जब पावर डिफरेंट हो या उसका क्या डिफरेंट हो, उसका बेस डिफरेंट हो या उसका वेरिएबल डिफरेंट हो, एक एक्स हो दूसरा वाई हो, तो ये आपके पास अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास अनलाइक टर्म की डिफिनेशन है कि उसमें वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपके पास लिखा है इन 3x², इस 3x² में 2 इज डैश, 2 क्या है, 2 के पास पावर है, एक्सपोनेंट है, राइट ऑप्शन है वो है एक्सपोनेंट मौजूद है, तो हमने लिखना है एक्सपोनेंट। यहाँ पर डी नंबर है, इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पर अपनी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, तो इसको आप इवेलुएट करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर इसको इवेलुएट करते हैं कि स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू हम डालेंगे +2 और यहाँ पर भी a की वैल्यू डालेंगे -b और b की वैल्यू भी यहाँ पर डालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 डालें, और b की वैल्यू क्या है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 डालें। 1 स्क्वायर का मतलब है 1, 2 × 1 2, और -2 से आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, ये -2 + 2 कैंसिल, और ओनली आपके साथ 1 आंसर आ जाएगा। तो हमने लगाना है यहाँ पर ओनली 1 लगाना है, ये वाला ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 3x² इंटू y, इसकी वैल्यू आपने मालूम करना है। तो इसकी वैल्यू आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपने लिखना है 3x² की जगह आपने लिखना है फिलहाल ब्रैकेट स्क्वायर, और y की जगह भी आप लगाना है ब्रैकेट। x की वैल्यू क्या करें, वहाँ से कॉपी करें 3, और y की वैल्यू भी कॉपी करें 2, तो इसको आप मालूम करें। अब ये हो जाएगा क्या 3, और 3² का मतलब है 3 × 3, तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 2 है। आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 6 × 9 = जो है 54 आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 54 है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।